नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अंचल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक ऑफिसर के सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर भरे मंच से राहुल गांधी ने कह दी इतनी अच्छी बात की लोगों ने जमकर की है तारीफ दोस्तों। वहीं पर बीजेपी के लोग इस पूरे मामले को लेकर भी बौखला गए हैं। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भरे मंच से उन्होंने भी ऐसे ऐलान कर दी है जो पूरे चुनावी समीकरण को पलट सकता है दोस्तों। बताएंगे क्या कुछ ऐलान किया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरा कार्यक्रम तैयार है। बताएंगे किस तरीके का यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों, राहुल गांधी की अलवर रैली की तस्वीरों ने जबरदस्त तरीके से धूम मचाई है। वहीं पर अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी चुनाव, ये पूरी तरीके से क्लियर होता दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या कुछ किया है उन्होंने जो इस दावे को मजबूती मिल रही है दोस्तों, बताएंगे इसके बारे में अपडेट। वहीं पर कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर विवाद में जबरदस्त घमासान, 300 से अधिक शिवसेना, कांग्रेसी और एनसीपी के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक की सीमा पर रोका गया है दोस्तों। जबरदस्त तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा भाजपाई एक अपने कुत्ते का नाम बता दे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी हो। इसके बाद बीजेपी की ओर से क्या रिस्पॉन्ड आया है, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की लगातार राजस्थान के अंदर लोकप्रिय यात्रा बनकर उभरी है और दिल्ली में और ज्यादा धूम मचा सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। रुक करते हैं पहली और बड़ी खबर का, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के अलवर पहुंची और जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ दोस्तों। अलवर कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट का गढ़ है और यहाँ पर जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा है, जिसकी तस्वीरें आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहुल गांधी ने अलवर के मालखेड़ा के अंदर हुए रैली के दौरान कहा कि भाजपा वाले मुझे बुरे नहीं लगे। मैं रास्ते में जब भी बीजेपी के लोगों को देखा हूँ, इशारे से उनसे पूछता हूँ कि आप कैसे हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ कि नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ। आइए आप भी बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अम्बेडकर, सबने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दोस्तों चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि बजट के अंदर तो मैं बड़े ऐलान करूंगा, लेकिन इस मंच से एक बात कहने कर जाता हूं कि हम एक कैटेगरी बनाने वाले हैं। अप्रैल से उस कैटेगरी के लोगों को 1100 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के लिए सबसे बेहतर स्कीम राजस्थान में है। राजस्थान से पहले के राज्य में लोग कहते थे कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं है। राजस्थान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब राज्य की सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू कर रखा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को मदद मिलती है दोस्तों और बड़े बड़े हेल्थ के इश्यू भी सॉल्व किए जा रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि 2 दिन पहले जब हमने आपको एक अखबार का सर्वे बताया था और उसके अंदर राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्कीम को बहुत ज्यादा समर्थन मिला था दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह से लेकर सारे बीजेपी के लोग बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और भाषण देते हैं कि अंग्रेजी मत सीखो। वे नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी सीखे, वे नहीं चाहते कि आप बड़े सपने देखे, मजदूरी से बाहर निकल पाए। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सहित बाकी दुनिया के अंदर बात करने के लिए हिंदी काम नहीं आएगी। इसके लिए आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। इसलिए राजस्थान में 1700 अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं, लेकिन ये कम है। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिलना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, राहुल गांधी की ये बातें कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रही है, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है। इसका विरोध करना किसी के हित में नहीं है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो राहुल गांधी ने अमेठी के लिए एक बड़ा कार्यक्रम चलाया है दोस्तों। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी वासियों को ठंड से बचाने के लिए 20,000 कंबल भेजे हैं दोस्तों, और ये सारे कंबल अमेठी वासियों में बांटे जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने कोरोना काल में कोविड के 10,000 उपचार किट भेजे थे। कई ट्रक गेहूं, चावल, दाल और तेल भी राहुल गांधी ने अमेठी में भेजा था। तो कुल मिलाकर अमेठी की चिंता राहुल गांधी हमेशा करते आए हैं दोस्तों। और ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। देखते हैं इस सीट पर अब किस तरीके का घमासान रहता है। आप लोग की क्या कुछ राय है अमेठी सीट पर? क्या राहुल गांधी के टक्कर में इस बार स्मृति ईरानी आस पास भी वोट लेकर आ पाएंगी या फिर नहीं? आप लोग की जो कुछ भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के विवाद को और ज्यादा तूल दिया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी क्षेत्र के अंदर एक स्पेशल असेंबली का आयोजन किया जाता है, जिसका विरोध करने के लिए महाराष्ट्र से 300 से अधिक शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के लोग कर्नाटक जा रहे थे, बेलगावी जा रहे थे, जहां पर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया दोस्तों। इस मामले पर जबरदस्त तरीके से अभी भी बवाल देखने को मिल रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि चीन तवांग क्षेत्र के झड़प के बाद अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर ड्रोन लड़ाकू विमानों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है दोस्तों। जो तस्वीरें सामने आ रही है सैटेलाइट की, उनसे इसी तरीके के संकेत मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं पक्ष जो बार बार सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार को मीडिया में आकर नहीं तो कम से कम पार्लियामेंट में डिबेट जरूर करानी चाहिए, और हो सके तो डिबेट बंद कमरे में भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई चिंता है तो। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की सरकार इस पर डिबेट कराने को तैयार ही नहीं है, खासकर सांसदों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग किस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर
जरूर बताएगा। और इस तरीके की सैटेलाइट तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंता का विषय ही है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दे दी। यानी दोस्तों इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और न जाने कितने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए जान दी है। दोस्तों कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जान गंवानी पड़ी थी और ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश के लिए अपनी जानें दी है। और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा से स्पष्ट पूछा है कि आप बताइए कि क्या आपके घर में कोई एक कुत्ता भी मारा गया है देश के लिए। खड़गे ने आगे कहा कि हमने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश की एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए बीजेपी से ही सवाल पूछा है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों क्या ये सवाल ठीक है या आप लोग की कोई और राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई एक जगह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहे दोस्तों, बल्कि एक और वीडियो सामने आया है जहां पर बीजेपी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ये भाजपा के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगा रहे हैं, पर गलती से ऐसी गलती अगर विपक्ष के किसी नेता से हो जाए तो पात्रा सहित पूरा गोदी मीडिया जुट जाता, विपक्ष को देशद्रोही साबित कर देता। क्यों गिरिराज सिंह जी, क्यों रविशंकर प्रसाद जी, क्यों अमित मालवीय जी। यानी दोस्तों इस तरीके से ट्वीट करते हुए इन नेताओं को भी टैग किया गया है। आप लोग किस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर पत्रकार अशोक कुमार पांडे की ओर से भी ट्वीट करते हुए कहा गया कि कभी कभी गलती से हो जाता है और कभी कभी दिल की बात जबान पर आ जाती है, भगवा मफलर है तो सब कुछ माफ है। इसी के साथ में दोस्तों शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान को लेकर लगातार देश भर के अंदर विरोध किया जा रहा है। दीपिका को लेकर भी कई तरीके की टिप्पणियां सामने आ रही है, लेकिन इस बीच फीफा वर्ल्ड कप के दौरान फ्रांस और अर्जेंटीना के मैच के दौरान ट्रॉफी प्रेजेंट करती हुई दीपिका पादुकोण दिखाई दी है, जिसके बाद अब जो लोग दीपिका पादुकोण का विरोध कर रहे हैं दोस्तों उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर चुका है कि फीफा जैसे बड़े वर्ल्ड कप के कार्यक्रम में जाकर ट्रॉफी प्रेजेंट कर रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी से जुड़े हुए लोगों पर निशाना साधा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप में से क्या किसी के पास भी इतनी उपलब्धियां हैं कि आप दीपिका पादुकोण को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। और एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान राहुल गांधी की पद यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन वाला बैनर पोस्टर भी लहराता हुआ दिखाई दिया है। एक व्यक्ति ने ये पोस्टर लहराया है जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यूपी में बेरोजगारी दर 2% घट गई है, जिस पर तंज कसते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो, यूपी की छवि बिगाड़ रहे हो साहब, यहाँ बेरोजगारी दर अब 0% है। जिन किसानों की आय दोगुनी हो गई है, उन्होंने जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उन सबको अपने खेतों में नौकरियां दे दी है आवारा पशुओं की सेवा के खातिर, तो पूरी तरीके से बेरोजगारी खत्म हो गई है। दोस्तों 2022 के अंत तक बीजेपी के लोग दोगुनी इनकम की बातें कर रहे थे और उसके लिए आप कुछ दिन बचे हुए हैं, 11-12 दिन बचे हैं। किसानों की आय दुगनी हो पाती है या नहीं हो पाती दोस्तों। और 2022 के खत्म होते होते पूरे देश भर के अंदर कोई भी बिना घर का नहीं रहेगा, ये वादा प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था, तो उस वादे के टेस्टिंग का दिन भी अब आने ही वाला है। तो आप देखते हैं सरकार के किए गए कितने वादे सफल हुए हैं। और एक और बड़ी अपडेट की मान तो कर्नाटका के विधानसभा के अंदर सावरकर की तस्वीर लगाई गई दोस्तों, जानबूझकर बवाल खड़ा किया गया और इस पर कांग्रेस पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया और विपक्ष के सारे नेता भी उनके साथ में मौजूद रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है और जितने भी समाज सुधारक है उनकी तस्वीरें लगनी चाहिए, वो इंस्पिरेशन हो सकते हैं। लेकिन भाजपा के लोग दोस्तों कह रहे हैं कि अगर हम सावरकर की तस्वीर ना लगाए तो क्या दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगा दे। यानी दोस्तों बिल्कुल ही इलॉजिकल बयान बीजेपी के नेताओं की ओर से दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि समाज सुधारक लोगों की तस्वीरें भी लगनी चाहिए, तो क्या बीजेपी को समाज सुधारकों की तस्वीर लगाने से दिक्कत है? क्या अम्बेडकर की तस्वीर लगाने से कोई दिक्कत है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना चाहिए। सदन में क्या वाल्मीकि जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? क्या बसवन्ना की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए दोस्तों? क्या कनक दास की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? बीजेपी के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट यह है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस से जुड़े हुए भारतीय किसान संघ ने एक रैली का आयोजन किया जिसमें 55,000 लोग मौजूद रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान से मुख्यतः 2 मांगे उठाई गई दोस्तों। पहली मांग ये रही कि कृषि आदानों पर जीएसटी समाप्त होनी चाहिए, यानी जो किसानी में चीजें इस्तेमाल की जाती है उन पर लगने वाली जीएसटी खत्म होनी चाहिए और किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ना चाहिए। ये 2 मांगे की गई है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा देश भर के अंदर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है और उसने कहा है कि जब तक सरकार अपने किए गए वादे पूरा नहीं करेगी तब तक किसान बड़े आंदोलन की तैयारी में बैठे रहेंगे और जैसे ही लगेगा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है और अब नहीं कर पाएगी तो 2024 से पहले बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। हो सकता है यही बड़ा कारण हो कि आरएसएस के समर्थित भारतीय किसान संघ की बड़ी बड़ी रैली कराई जा रही है ताकि किसानों के मात्र 2 बड़े मुद्दे बताकर यानी जीएसटी हटवाने और किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़वाने 2 मांगों को महत्वपूर्ण मांग बताकर मोदी सरकार के सामने प्रस्ताव लेकर जाए और मोदी सरकार दोनों प्रस्ताव को पारित कर दे, जीएसटी हटा ले और थोड़े पैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ा दे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा जो सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन खड़ा कर चुका है दोस्तों, जिसमें पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के मुख्यतः किसान रहते हैं, उनसे बीजेपी सरकार को काफी डर लगता है क्योंकि वो जानते हैं कि ये किसानों की जो मांग उठा रहे हैं बिल्कुल
जेन्युइन मांग है और ऐसे में दोस्तों उन्होंने MSP पर लीगल गारंटी की मांग कर रखी है और इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए RSS से समर्थित भारतीय किसान संगठन का शायद इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि दिल्ली में इनकी रैली हुई है। आप लोग इसके पीछे क्या उद्देश्य समझते हैं? क्या सही बिल्कुल पॉजिटिव उद्देश्य है या फिर इसके पीछे किसानों के मसले को भटकाने के लिए की गई राजनीति है? आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो अगर शराबबंदी खत्म करना है तो खुलकर बोलो ना। बीजेपी के लोगों पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग उधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन कोई भी एक स्पष्ट नहीं कह रहा है कि क्या शराबबंदी बंद करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लोगों को पता है कि शराबबंदी के खिलाफ अगर खुलकर बोलेंगे तो जनता के बीच में जाएंगे तो माफी मांगना पड़ेगा। इसीलिए भाजपा के लोग आनाकानी करते हुए केवल सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। सरकार की पॉलिसी शराबबंदी को बंद करने की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि नुकसान समाज में जाएंगे तो उन्हीं का होगा। महिला वोटर जो बीजेपी को पहले ही बिहार में कम वोट देती आई हैं, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर वोट और ज्यादा कम हो जाए। तेजस्वी यादव ने यही चैलेंज भेजा है दोस्तों। वहीं पर सरकार किसान संगठनों की बात पर तेजी से काम करेगी। किसान गर्जना रैली पर कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है दोस्तों। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या MSP पर लीगल गारंटी जल्द दी जाएगी, MSP पर कानून बनाया जाएगा, ये नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का आंदोलन किया गया है दिल्ली के अंदर किसानों के द्वारा, यानी RSS के जुड़े हुए किसान संगठन के द्वारा, उसके बाद मंत्री जी बयान दे रहे हैं, तो आप लोग इसे पूरा लिंक करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। साथ साथ आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने विवादित टिप्पणी की है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय मंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों क्या कुछ कहा है उन्होंने। वहीं पर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार के कॉलेज पर CBI ने छापामारी शुरू कर दिया और कई जगह और भी छापेमारी की गई है, तो ये चुनाव के आने के संकेत मात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने विदेश मंत्री जयशंकर के बेटे को घेरा। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि चीनी दूतावास से 3 बार फंड मिला है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प के बाद बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर सवाल खड़ा किया था। अब कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि विदेश मंत्री S जयशंकर के बेटे ने चीन से 3 बार पैसा लिया है, यानी जयशंकर के बेटे को लेकर सवाल खड़ा किया गया। दोस्तों देखते हैं जयशंकर की ओर से क्या रिस्पॉन्ड किया जाता है। साथ साथ तवांग के मुद्दे पर राज्यसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया है। चीन के मुद्दे पर बीजेपी के लोग डिबेट कराने को तैयार नहीं थे दोस्तों। इसी के साथ में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर निशाना साधा है। शाहरुख खान के स्टारर फिल्म पठान को लेकर और उसके गाने बेशरम रंग को लेकर जारी विवाद के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गुस्सा आ गया। भूपेश बघेल ने सोमवार को इस मसले पर बयान देते हुए कहा कि साधु जीवन भर सब कुछ त्याग देता है तो भगवा रंग धारण करता है, लेकिन भगवा पहनकर घूम रहे ये बजरंगी गुंडे जनता के लिए क्या त्याग करेंगे और क्या त्याग इन्होंने कर दिया है कि इन्होंने भगवा रंग पहन रखा है। इसके बजाय ये जबरन वसूली की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल के कड़े बयान के बाद अब राज्य भर के अंदर जबरदस्त तरीके से सियासत तेज हो गई है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो सुप्रिया सिनेट बोली, कहा आज राहुल गांधी ने पाखंडियों की कमजोर नस को दबा दिया है। मंत्री के बेटे बेटियां अमेरिका में जाकर पढ़ाई करेंगे, आपके बच्चे अंग्रेजी भी ना सीखे, नतीजा सुई पटक सन्नाटा। इससे पहले कि भक्त मुझे हिंदी का महत्व समझाए, तुमसे ज्यादा फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकती हूँ। सुप्रिया सिनेट अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी को निशाने पर लेती दिखाई दी है दोस्तों। वहीं पर चरणजीत सिंह चन्नी प्रियंका गांधी के साथ में मुलाकात करते नजर आए। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों से उन्होंने मुलाकात की है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका गांधी के साथ वाली तस्वीर भी शेयर की है सोशल मीडिया पर। और क्योंकि अब पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है और इसकी तैयारी में चरणजीत सिंह चन्नी भी लग गए हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता जो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू, 2 मात्र नेता बचे हुए हैं जिनका अच्छा खासा समर्थन है, वो जो कांग्रेस पार्टी में भी बने हुए हैं। साथ साथ आपको बता दें कि रायबरेली के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का संभावित दौरा होने वाला है। प्रयागराज जाते समय रायबरेली में रुक सकते हैं शिवपाल यादव। सपा के नेता सुरेश यादव के ढाबे पर कल बुलडोजर चला था, जिसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे शिवपाल यादव। दरअसल दोस्तों शिवपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करते हुए हर वक्त उनके साथ में खड़े रहने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं और इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जल्द अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे और बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई रुकनी चाहिए वरना बड़ा आंदोलन होगा। वहीं पर दोस्तों 5G सर्विस के लिए 20,980 बेस स्टेशन बन चुके हैं। हर सप्ताह बन रहे हैं 2500 स्टेशन। सरकार ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ में राजस्थान बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई चरम पर है। उनकी जन आक्रोश रैली पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएगी, ये तय है। सचिन पायलट ने यह बयान देकर कहीं न कहीं राजस्थान की कांग्रेस पार्टी इकाई में एक बार फिर से जान फूंक दी है दोस्तों। वहीं पर हलाल मीट को बैन करने के लिए कर्नाटका सरकार विधानसभा में बिल पेश कर सकती है। चुनाव से पहले भाजपा ने ये तैयारी करी है। कर्नाटका में हिजाब विवाद को लेकर अब राज्य के अंदर नया विवाद खड़ा
किया गया है हलाल मीट का विवाद, जिस पर बैन लगाने के लिए मुंबई सरकार विधानसभा में एक कानून पेश कर सकती है। विपक्ष ने राज्य की भाजपा सरकार पर चुनाव से पहले हिंदुत्व का एजेंडा खेलने की तैयारी बताया है। बीजेपी के विधायक एन रवि कुमार ने FSSAI से सर्टिफाइड फूड आइटम्स के अलावा अन्य चीजों पर बैन लगाने की मांग की है, क्योंकि राज्य में हिजाब बैन को लेकर पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म हुआ था और अब हलाल मीट बैन होने को लेकर विपक्ष एक नया मुद्दा बनाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर राज्य के अंदर इसी तरीके के मुद्दों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। खासकर बीजेपी के लोग दक्षिण कर्नाटका में हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे अपना विस्तार चाहते हैं, जहां पर जेडीएस पार्टी काफी मजबूत है। और देखते हैं क्या जेडीएस पार्टी इस तरीके किसी भी मुद्दे का काउंटर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट के मानते कांग्रेस पार्टी ने 15 फरवरी को ही पार्टी से निलंबित कर दिया था जिन विधायक को, उन्होंने अपना इस्तीफा देकर एनपीपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि मेघालय के अंदर कांग्रेस पार्टी की विधायक एम्प्रीन जो शिलोंग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बनी थी दोस्तों कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, उन्होंने एनपीपी ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद एएनआई की ओर से रिपोर्ट दिया गया था कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि इस पर जानकारी ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 13 अक्टूबर 2022 को ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। साथ साथ तेलंगाना के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी 26 जनवरी से पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। 2 जून को तेलंगाना दिवस पर यह यात्रा संपन्न होने वाली है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर सीएम शिवराज के गृह जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और IT सेल के प्रभारी ने दूध वाले का चुराया मोबाइल फोन। आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान बोले सारे चोर लफंगे बीजेपी में ही है। वहीं पर RLD चीफ जयंत चौधरी 1500 गाँव के अंदर दौरा करने वाले हैं 2023 के। अपने कार्यक्रम के तहत 1500 गाँव का दौरा करेंगे दोस्तों 2024 में, क्योंकि चुनाव होने वाला है और उससे पहले ज्यादा से ज्यादा गाँव में जाएंगे और अपने पुरानी पैठ को और ज्यादा मजबूत करेंगे दोस्तों, क्योंकि RLD पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर कई चुनाव में बीजेपी ने RLD को शिकस्त दी है और एक बार फिर से अपने सारे मतदाताओं को एकजुट करने के लिए RLD अभियान चला रही है। सच दोस्तों, YSR ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ग्रेट वॉल ऑफ स्लम यानी मोदी सरकार के दौरान एक दीवार बनाई गई जो काफी चर्चा का विषय है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ स्लम कहा जाएगा। यानी दोस्तों G20 की बैठक से पहले मुंबई के अंदर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए थे, एक तरीके का दीवार खड़ा करने की कोशिश की गई थी स्लम एरिया को घेरने के लिए, उसे छुपाने के लिए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी और उसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसे क्वीन सी युआंग ने बनाया था उससे कंपेयर करते हुए तंज कसा गया है। साथ साथ आपको बता दें कि गुजरात मॉडल और प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत के बाद बीजेपी में डर आशंका का माहौल है। आपको बता दें कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि गुजरात मॉडल वर्क से पीएम मोदी का मतलब संगठनात्मक गतिविधियां हैं, जैसे संगठनात्मक प्रणाली को मजबूत करने, बूथों पर ध्यान केंद्रित करने, केंद्रीय कार्यक्रम के बारे में संवाद करने और विभिन्न वर्गों तक पहुंचने। इन सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के लोगों को इशारा किया जा रहा है, जिसके बाद भाजपा के नेता काफी परेशान भी है कि उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा कि किस तरीके से इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों दिल्ली महिला आयोग ने मुस्लिम लड़कियों के बाल विवाह के मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें FIR की कॉपी के साथ गिरफ्तारियों का विवरण मांगा गया है। दोस्तों DCW ने 15 साल की मुस्लिम लड़की से बाल विवाह और प्रताड़ना के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। लड़की ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी शादी 2022 में 15 साल की उम्र में बदायूं में हो गई थी और उसके बाद ये मामला काफी आगे बढ़ गया है। दोस्तों खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी भाजपाइयों ने बयान देना शुरू कर दिया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के त्रिपुरा में होने वाली रैली से पहले भाजपा के नेता मंच पर नाच गाना करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद त्रिपुरा कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर को अपने सारे काम छोड़ देने चाहिए मिनिस्ट्री का और अब डांस पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की व्यवस्था तो ठीक नहीं कर पाए और अब नाच गाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ में दोस्तों शिशु मंदिर में भी पढ़ाया जाता है, जो उसकी जांच होनी चाहिए। यानी मध्य प्रदेश के अंदर मदरसों में किस तरीके का कोर्स चलाया जा रहा है इसकी समीक्षा की जाएगी और इस पूरे मामले पर जांच भी किया जाएगा। इस तरीके का आदेश जारी करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है कि RSS के शिशु मंदिरों के अंदर किस तरीके का कार्यक्रम पढ़ाया जाता है इसके बारे में भी विस्तार से जांच होनी चाहिए। यानी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक सामग्री पढ़ाए जाने का मामला सामने आने के बाद हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और ये मामला और आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ में तवांग क्लैश के मामले को लेकर जयशंकर ने बयान देते हुए कहा कि आलोचना से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भारत सरकार या कहिए नरेंद्र मोदी सरकार की चीन की पॉलिसी को लेकर सवाल खड़ा किया जाए तो मंत्री जी को दिक्कत क्यों होती है, क्यों वो चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, बहस कराने में क्या दिक्कत है। ये सवाल है दोस्तों जिस पर बीजेपी के लोग सेना का अपमान बताकर बचने की कोशिश कर रहे हैं और मंत्री जयशंकर भी कहीं न कहीं इसी तरीके की टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी प्रदेश चुनाव समिति में 11 और नेताओं को शामिल किया गया है। दरअसल दोस्तों 14 दिसंबर को प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया गया था, जिसमें 36 नेताओं को शामिल किया गया था और अब 11 अन्य नेताओं को भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी कर्नाटका चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब
करके घंटे तो अगर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों, जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।